हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय एस के वशिष्ठ। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग वेक्टर्स के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, है ना। अगर आपने अभी तक वेक्टर्स के रिमेनिंग लेक्चर्स नहीं देखे हों तो आप उसको मेरे चैनल पे देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप सारे लेक्चर्स अगर रेस्पेक्टिवली देखते हो तो आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। ओके, तो पिछले क्लास में जहाँ तक हमने एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आपको निकालना सिखाया था, है ना। उस पर मैंने क्वेश्चंस भी दिया था। कुछ बच्चों ने उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, अच्छा लगा, उन्होंने मेहनत करी, है ना। हालांकि उन्होंने सही जवाब भी दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग वेक्टर्स के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जी हाँ, क्या दिख रहा है? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना। मीन्स आपने अभी तक ये पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो क्या कहलाती हैं? वेक्टर। क्या कहलाती हैं? वेक्टर। मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर्स। ओके, बट कुछ क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता है वो स्केलर कहलाती हैं, है ना। वेरी गुड। अब सवाल ये आता है कि सर वेक्टर्स का भी टाइप्स होता है। जी हाँ, बिल्कुल, वेक्टर्स का भी टाइप होता है। तो किसके बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे? जैसे मान लिया एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे प्रैक्टिकली आप देखिए, मान लिया इंसान में भी, हम ह्यूमन बींग्स में भी क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है? तो जेंडर के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया, तो कैटेगराइज कर दिया हमने मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, है ना। अगर हाइट के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया तो हम लोग टॉल और शॉर्ट बोलते हैं, है ना। हेल्थ के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो पतला और मोटा बोलते हैं, है ना। दिमाग के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो किसी को आप ब्रिलियंट बोल देते हो, किसी को डम बोलते हो। तो ये क्राइटेरिया चूज करते हैं, उसके बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमने वो सारी चीज़ें चूज करी जो इंसान के पास था, है ना। उसी हिसाब से हम लोग अगर वेक्टर्स को कैटेगराइज करेंगे तो हम लोग भी वही चीज़ चूज करेंगे जो वेक्टर के पास है ना। तो वेक्टर के पास क्या क्या की चीज़ है बच्चों? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेरी गुड। वेक्टर के पास दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। तो अगर वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो इसका क्लासिफिकेशन भी उसके बेसिस पे ही करेंगे, है ना। चलिए, तो देखते हैं। सबसे पहला टाइप आता है वेक्टर का, यूनिट वेक्टर। क्या आता है? यूनिट वेक्टर। इसके बारे में यह है कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। कोई वेक्टर अगर उसकी मैग्नीट्यूड 1 हो तो उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। मान लिया एग्जांपल लेते हैं वेक्टर ए, है ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जा रहा है तो वेक्टर ए क्या माना जाएगा? यूनिट वेक्टर माना जाएगा। तो हम कहते हैं इफ ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, सच दैट, लिख दिया मैंने, मॉड ऑफ ए इक्वल्स 1, देन वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। तो हम लोग क्या कहते हैं कि वेक्टर ए क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। और इसको सिंबलाइज करके कैसे लिखते हैं हम लोग? ए कैप। कैसे लिखते हैं? ए कैप। ये क्या है सर? ये हमने याद किया जब वेक्टर का नोटेशन मैंने आपको बताया था, तब मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में ये भी लिखा था कि एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर होता है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो दिन आ गया है, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, है ना, वो क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ओके। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर कैप मतलब टोपी लगा देनी है ना। इसको पढ़ेंगे कैसे? ए कैप पढ़ेंगे या ए यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, है ना। इसको या तो ए कैप पढ़ेंगे या ए यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहला वेक्टर का टाइप हो गया कि वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मीन्स उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 हो, दैट इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज सिंबलाइज्ड एज ए कैप, बी कैप, सी यूनिट वेक्टर, बी कैप, बी यूनिट वेक्टर, एफ कैप, एफ यूनिट वेक्टर। मान लीजिए कोई फोर्स है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है ना, 1 न्यूटन का फोर्स है, तो हम कहेंगे क्या, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो वो क्या है? फोर्स का यूनिट वेक्टर है ना। इसके बारे में और क्वेश्चंस बनाएंगे तो और हम लोग इसका यूज भी करेंगे तो और अच्छे से समझ में आते जाएगा, है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला पिक लिया, अब दूसरा आता है। जी हाँ, दूसरा दिख रहा होगा आपको, दूसरे का नाम है नल वेक्टर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे वेक्टर का नाम है नल वेक्टर। नल वेक्टर की बात की जाए तो इसका दूसरा नाम क्या है? जीरो वेक्टर। क्या नाम है? जीरो वेक्टर। अच्छा, ये तो नाम से ही पता लग जा रहा है कि सर इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए? जीरो। खुद नाम से ही डिफाइन हो जा रहा है ना।
तो हमने कह दिया कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 इज नोन एज नल वेक्टर। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो वो क्या होगा, नल वेक्टर होगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मान लिया ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है सच दैट इसकी मैग्नीट्यूड 0 हो, तो वेक्टर ए को आप क्या बोलोगे, नल वेक्टर बोलोगे। या क्या बोल सकते हैं सर, जीरो वेक्टर। बिल्कुल सही, आप उसको या तो नल वेक्टर बोल दो या तो जीरो वेक्टर बोल दीजिए। ओके, तो दो टाइप का वेक्टर हमने पढ़ा, नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो जिसका मैग्नीट्यूड 1, नल वेक्टर वो जिसकी मैग्नीट्यूड 0। चलिए तीसरे वेक्टर में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पैरेलल वेक्टर्स। तीसरे वेक्टर में आते हैं पैरेलल वेक्टर्स, है ना। पैरेलल वेक्टर्स में आपको दिख रहा होगा कि वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वैसी वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो, है ना, उनको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। मीन्स अगर दो क्वांटिटी है, एक वेक्टर p और दूसरा वेक्टर q, है ना, अगर इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, डायरेक्शन सेम का मतलब सर दे आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स, है ना, समथिंग लाइक दिस। आप ऐसा निकालोगे, ये एंगल अगर सेम दिख रहा है तो हम कह देंगे कि सर, मतलब जनरल कॉन्सेप्ट के लिए, है ना, डायरेक्टली, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ सर वेक्टर p और वेक्टर p क्या है, q क्या है सर, पैरेलल वेक्टर्स है। वेक्टर p और वेक्टर q क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है। क्यों, क्योंकि सर उनका डायरेक्शन सेम है। उनका मैंने मैग्नीट्यूड का कोई जिक्र नहीं करा, आपको सिर्फ डायरेक्शन देखनी है ना। और अगर डायरेक्शन सेम है, नो मैटर व्हाट द मैग्नीट्यूड इज, वेदर दे आर इक्वल और नॉट, बट द वेक्टर्स विल बी पैरेलल वेक्टर्स। एनी प्रॉब्लम? नो, आई थिंक सो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर और पहुंचते हैं अगले वेक्टर पे, दैट इज इक्वल वेक्टर्स, है ना, दैट इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में लिखा है मैंने कि वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन, वैसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो, वो क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर्स। मीन्स वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल, मान लिया दो वेक्टर्स लिया हमने, वेक्टर p और वेक्टर q। वेक्टर p और वेक्टर q दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है। कैसे सर? अरे लेंथ ऑफ द एरो सेम दिख रहा है सर, है ना। अगर लेंथ ऑफ द एरो सेम है मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम कह सकते हैं कि p और q दो ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन वो भी सेम है सर, तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। तो हमने लिख दिया वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर q, वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर q। वाई? बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर q, है ना। देयरफॉर वेक्टर p एंड वेक्टर q आर द पेयर ऑफ इक्वल वेक्टर्स, आर द पेयर ऑफ इक्वल वेक्टर्स, है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आते हैं, है ना। दिख रहा होगा आपको NOT, है ना, NOT बोले तो नोट, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं आपसे। चलिए देखिए बच्चों, अगर आप इक्वल वेक्टर्स की बात करें, है ना, तो इक्वल वेक्टर्स में आपको दिख रहा है कि सर इसका डायरेक्शन सेम है, इसका डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी बराबर है। और पैरेलल वेक्टर्स को अगर आप रिकॉल करें तो उस केस में भी डायरेक्शन सेम था। मतलब सर एक तरह से ये पैरेलल वेक्टर ही तो है, क्योंकि आपने पैरेलल में बताया था कि हमको मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर वेदर दे आर इक्वल और नॉट, बट इफ दे हैव सेम डायरेक्शंस देन वी से दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल, and since these two vectors have same directions therefore vector p and vector q are parallel vectors। हाँ वो तो है, तब तो सही बात बोल रहे हैं आप, मतलब वेक्टर p और वेक्टर q पैरेलल वेक्टर्स हैं। लेकिन अभी तो आपने कहा कि वेक्टर p और वेक्टर q इक्वल वेक्टर्स हैं। हाँ वो भी है, क्यों? क्योंकि सर इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, मतलब ये इक्वल वेक्टर्स के साथ साथ पैरेलल वेक्टर भी है ना। लेकिन क्या सर पिछले केस में जो हमने डिस्कस की थी, क्या वो p और q का मैग्नीट्यूड सेम था? नो सर, लेकिन वो पैरेलल थे, मैग्नीट्यूड सेम नहीं था, इसलिए वो इक्वल नहीं हुए। मतलब पिछले केस में वो पैरेलल था, इक्वल नहीं, लेकिन ये इक्वल है, पैरेलल है। मतलब हर इक्वल वेक्टर्स क्या होगा, पैरेलल वेक्टर सर, वेरी गुड। और हर पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं हो सकता। मीन्स लिख दिया मैंने कि बेसिकली इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स
which have same magnitude, means these are the special type of parallel vectors, है ना, and therefore we can say that conclusively कि all equal vectors are parallel but all parallel vectors are not equal, है ना, कि सारे इक्वल वेक्टर्स पैरेलल नेचर के होंगे लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसका ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने रैंडमली ये दो वेक्टर बनाया और कहा कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्या इक्वल होंगे, तो आप कहेंगे कि नहीं सर, आप पहले मैग्नीट्यूड के बारे में बताइए, आर दे सेम और नॉट। और अगर मैंने कहा कि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, क्या ये पैरेलल होंगे, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली, है ना, आंख मूंद के आपको जवाब दे देना यस। क्यों? क्योंकि बिल्कुल हर इक्वल वेक्टर्स नेचर में पैरेलल भी होता है, लेकिन वही पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होगा जिसकी मैग्नीट्यूड बराबर होगी, है ना। होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में, दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इसका नाम क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इसका मैंने लिखा है सिंपल कि वैसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, है ना। एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। अपोजिट करने का मतलब सर उल्टा, ये क्या मतलब हुई? अपोजिट का मतलब उल्टा, मीन्स अगर एक नॉर्थ की ओर जा रहा है दूसरा साउथ की ओर तो अपोजिट है, एक ईस्ट जा रहा है एक वेस्ट जा रहा है, अपोजिट है ना। तो मतलब अपोजिट वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अपोजिट याद रखना, डिफरेंट नहीं, अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा होना चाहिए, है ना। और जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो जाए तो उस केस में भी आपको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है सर। नो मैटर व्हाट द मैग्नीट्यूड्स आर, नो मैटर वेदर दे आर इक्वल और नॉट, स्टिल if they have different magnitudes and if they have opposite directions, then we say that vectors are anti-parallel in nature, then we say that vectors are एंटी पैरेलल इन नेचर। मतलब कि अगर वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो लेकिन अगर उनका डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे, लेकिन अगर इसी एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया जाए, है ना, इफ these anti-parallel vectors have same magnitude then they are known as opposite vectors। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? opposite vectors बोलते हैं। then the vectors are known as opposite vectors। तो लिख दिया मैंने कि vectors having same magnitude but opposite direction are called opposite vectors। तो देखिए कैसे बन जाता है, opposite directions मतलब anti-parallel vectors, same magnitude means anti-parallel vectors having same magnitude are called opposite vectors, है ना। anti-parallel vectors having same magnitude are called opposite vectors, just like parallel vectors having same magnitude are called equal vectors, है ना। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में अगर मैग्नीट्यूड बराबर कर दो तो वो वेक्टर क्या कहलाता है? अपोजिट वेक्टर। जैसे लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल हमने दिखाया आपको कि दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, है ना। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है? यस सर, मॉड ऑफ पी इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू एंड दियर डायरेक्शंस आर अपोजिट, लेकिन दोनों का डायरेक्शंस क्या है? अपोजिट है ना। देयरफॉर दे आर अपोजिट वेक्टर्स, इसलिए वो क्या है? अपोजिट वेक्टर्स है। और इस केस में आप याद रखिएगा, हम लोग ये भी कहते हैं कि बोथ द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर एक दूसरे का नेगेटिव माना जाता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि वेक्टर पी जो है तो वेक्टर क्यू का अपोजिट है और वेक्टर क्यू वेक्टर पी का अपोजिट है। तो आप कह सकते हैं कि वेक्टर पी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्यू एंड वाइस वर्सा, है ना। वाइस वर्सा का मतलब समझ गया? हाँ, कि क्यू पी का नेगेटिव है, मतलब पी क्यू का नेगेटिव और क्यू पी का नेगेटिव, ऐसा भी आप कह सकते हैं अपोजिट वेक्टर्स को। तो उस हिसाब से आप ये लिख सकते हैं कि वेक्टर पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर क्यू एंड वेक्टर क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर पी। यस बिल्कुल, मीन्स आपने कितने टाइप्स का वेक्टर अभी तक पढ़ा? सबसे पहला पढ़ा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, दूसरा पढ़ा नल वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0, फिर पढ़ा पैरेलल वेक्टर्स मीन्स वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन नो मैटर व्हाट द मैग्नीट्यूड्स आर। उसके बाद पढ़ा इक्वल वेक्टर्स मीन्स वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। फिर पढ़ा एंटी पैरेलल वेक्टर्स मीन्स वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स बट अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और अपोजिट वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दो निकल के आया कि ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल बट ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, all anti-parallel vectors are not opposite but all opposite vectors are anti-parallel in nature। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर में। देखिएगा ध्यान से बच्चों,
यहाँ पे उसी चीज़ को मैंने वर्ड्स के रूप में लिख दिया कि इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। हेयर ऑल्सो वी कैन से दैट what opposite vectors are anti parallel but all anti parallel vectors are not opposite। आप ऐसा कर सकते हैं कि सारे opposite vectors anti parallel होते हैं लेकिन सारे anti parallel vectors opposite नहीं होते हैं ना। उसी प्रकार हम लोग ढेर सारा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। जैसे जैसे हमारी मुलाकात होगी हम लोग सीखते जाएंगे। उसमें से कुछ ये होगा कोप्लेनर वेक्टर्स, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। वैसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करते हैं क्या होता है हम लोग सीखेंगे। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन, है ना। पोजीशन वेक्टर, तो जो वेक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ओरिजिन से ज्वाइन करे, जैसे मान लिया, हालांकि ये हम लोग काइनेमेटिक्स में भी इसकी डिस्कशन की जाएगी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मान लिया किसी पार्टिकल का पोजीशन पॉइंट पी है ना, ये ओरिजिन, इससे ज्वाइन करता हुआ जो वेक्टर होगा ये उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, इसको हम लोग वेक्टर आर से डिनोट करते हैं ना। तो ये सारा चीज़ हम लोग काइनेमेटिक्स में भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये सब कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, पोजीशन वेक्टर, कोएक्सियल वेक्टर्स। ये सारा कुछ हम लोग को धीरे धीरे इससे हमारी मुलाकात होगी और हम लोग सीखेंगे। द मेन टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स मैंने आपसे डिस्कस किया, आपको रिवीजन करना है, उसका देखना है। अगर आपने नोट नहीं किया हो तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके नोट कर लेंगे, है ना, और नोट्स तैयार कर लीजिएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझेंगे तो आप खुद ब खुद एक नया डेफिनेशन क्रिएट करेंगे, जो हो सकता है कि उसके वर्ड्स डिफरेंट हों लेकिन मतलब वही निकलेगा। इसलिए ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट व्हाट यूनिट वेक्टर्स आर, ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट व्हाट parallel vectors are, try to get the concept what anti-parallel vectors are, never try to learn the definition what I have made you write, okay। रेगुलरली रिवाइज कीजिए उस चीज़ों को जो मैंने आपको बताया है, जो आप लिख रहे हो इसे नोट्स के रूप में, उसको रिवाइज कीजिए और अपने वर्ड्स में डेफिनेशन लिखने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए देखते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स में, है ना। ये वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है सर, है ना। ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स करने का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है सर, तो कभी ऐड कर लिया, कभी सब्ट्रैक्ट कर लिया, कभी मल्टीप्लाई कर लिया, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, है ना। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग दो टाइप्स का ऑपरेशन पढ़ेंगे, है ना। एक पढ़ेंगे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन और दूसरा पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, है ना। चलिए उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। किसी वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, है ना। चलिए आते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मान लिया ये कार्टेशियन प्लेन पे कोई वेक्टर है ओ ए, है ना, ओ ए, है ना। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेक्टर पी को, है ना। और इसकी पोजीशन कुछ ऐसी है कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो सर थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, तो सर सिंपल है 90 माइनस थीटा, है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये है कि अगर ये ओ ए को हमने वेक्टर पी लिखा तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड है, सो कॉल्ड यहाँ पे पी मानते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, तो ये इसका लेंथ हो गया। अब सवाल है कि ये अगर इसका लेंथ है तो इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, है ना। कंपोनेंट कहने का मतलब अगर मैं वेक्टर के रूप में आपको समझाऊं, जैसे मान लिया आप किसी बॉल को फेंकते हो, है ना। किसी बॉल को अगर आप फेंकते हो, ऑब्लिकली फेंकते हो अर्थ सरफेस से, है ना, तो अगर आप फेंक रहे हैं बॉल को तो आप देखते हैं कि बॉल धीरे धीरे ऊपर भी उठता है और आगे भी बढ़ता है ना। बॉल हाइट भी अटेन करता है और डिस्टेंस भी अटेन करता है ना। तो वो जो हाइट अटेन कर रहा है वो एक वेलोसिटी उसको वाई एक्सिस की ओर लेके जा रही है ना। और जो डिस्टेंस वो मूव कर रहा है वो एक वेलोसिटी उसको एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रही है। और वेलोसिटी तो आपने एक ही प्रोवाइड करी थी, है ना। तो फिर वो दो कैसे बन गए,
आपके द्वारा प्रोवाइड की गई वेलोसिटी उसको वाई एक्सिस पे भी लेके जा रही है और एक्स एक्सिस पे लेके जा रही है, दैट इज द कंपोनेंट। वो आपके वेलोसिटी वेक्टर का एक्स वाला कंपोनेंट और वाई वाला कंपोनेंट था, तो वही कंपोनेंट यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। हो सकता है फोर्स हो सकता है वही वाली वेलोसिटी हो, तो वो कंपोनेंट एक्स एक्सिस में क्या होगा और वाई एक्सिस में क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो इस फिगर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैंने ऐसे बना दिया। देखो कहानी कुछ ऐसी ही है, ये वाला वेक्टर पी यहाँ सिमट गया, वही चीज़ है, फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ना, तो ये बन गया वेक्टर पी। ये वाला थीटा जो था सो है ये ओ बी जो एक्स एक्सिस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ए बी जो मैंने ड्रॉ किया वो वाई एक्सिस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये वाई एक्सिस ही तो है ना। अब अगर ये थीटा है ये पी है, तो आप ट्रिगोनोमेट्री लगाओ, कॉस थीटा की वैल्यू बी बाई एच होनी चाहिए, दैट इज ओ बी बाई ओ बी बाई ओ ए, और साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच होनी चाहिए, दैट इज ए बी बाई ओ ए। ध्यान दीजिए, कॉस थीटा ओ बी बाई ओ ए, साइन थीटा ए बी बाई ओ ए, बी बाई एच पी बाई एच, है ना। और यहाँ से अगर आप ओ बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा ओ ए इंटू कॉस थीटा, और ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा ओ ए इंटू साइन थीटा। ओ बी इज इक्वल टू ओ ए इंटू कॉस थीटा, ए बी इज इक्वल टू ओ ए इंटू साइन थीटा, है ना। तो ओ बी बिकम्स ओ ए कॉस थीटा, जिसको हम लोग पी कॉस थीटा कह सकते हैं, क्योंकि ओ ए क्या था पी, तो पी कॉस थीटा। एंड सिमिलरली ए बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं पी साइन थीटा। ध्यान दीजिए, आपको दिख गया कि ओ बी क्या है ओ ए कॉस थीटा, जिसको पी कॉस थीटा कह दिया हमने, ओ ए को रिप्लेस कर दिया पी से, और ए बी क्या बन गया पी साइन थीटा बन गया। क्या बन गया पी साइन थीटा। वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आया आपको। देखिए इस पे बेस्ड कुछ कंपोनेंट्स आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगर मान लिया इस एक्सिस पे ये वाला वेक्टर है जो इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा हो और इसके साथ बीटा बना रहा हो, तो जस्ट लाइक दैट अगर ये पी कॉस थीटा था तो ये पी कॉस अल्फा होगा, है ना, और ये पी साइन अल्फा होगा, है ना। लेकिन अगर इधर बीटा बन रहा है तो फिर इसमें आप वही वाली ट्रिगोनोमेट्री लगा के ये कॉस बीटा बन जाएगा और ये साइन बीटा बन जाएगा। नहीं समझ में आया सर? सिंपल है, थोड़ी सी ज्योमेट्री। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करो तो दिस विल बिकम कॉस बीटा एंड दिस विल बिकम साइन बीटा, और अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करोगे तो यू हैव टू टेक अल्फा वाला एंगल, है ना, और जब आप अल्फा वाला एंगल लेंगे तो दिस विल बिकम कॉस अल्फा एंड दिस विल बिकम साइन अल्फा, है ना। ये पूरा घिचपिच अगर हो रहा है, अगर लग रहा हो कि सर ये क्या बता रहे हैं, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा हाउ टू टेक द कंपोनेंट्स, तो मेरे प्यारे बच्चों मैथमेटिकल कारण तो ये है, लेकिन आप इसमें अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप शॉर्ट में ऐसे इसको याद रख सकते हो कि कॉन्टैक्ट, है ना, और सेपरेटेड। ध्यान दीजिए कि अब आप देखो ध्यान से, ये अल्फा एंगल किसके साथ कांटेक्ट में था, एक्स एक्सिस के साथ कि वाई एक्सिस के साथ? सर जी एक्स एक्सिस के साथ। तो अल्फा अगर एक्स एंगल के साथ एक्स एक्सिस के साथ कांटेक्ट में था तो सी से कांटेक्ट और सी से कॉस थीटा, है ना। तो उधर वाला कंपोनेंट हमने कॉस थीटा ले लिया, और इधर वाला बीटा वाला एंगल सेपरेटेड था, है ना, तो सेपरेटेड था तो एस से क्या ले लिया साइन, यानी इधर क्या हो गया साइन, ठीक है ना। मतलब कहने का कि बीटा का सेपरेशन था किसके साथ, एक्स के साथ, तो एक्स के तरफ साइन बीटा, और बीटा का कांटेक्ट था किसके साथ वाई के साथ, तो वाई के तरफ कॉस वाला, क्योंकि सी से कांटेक्ट सी से कॉस, यानी जिस एक्सिस के साथ जो एंगल कांटेक्ट में हो उधर उसका कॉस थीटा ले लेते हैं, और जो एंगल सेपरेटेड हो उधर उसका साइन थीटा ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल और देखिए, मान लिया ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री, है ना, तो ये 30 डिग्री किधर कांटेक्ट में है एक्स के साथ, और किसके साथ सेपरेटेड है वाई के साथ, तो एक्स के साथ ले लिया कॉस 30 और y के साथ ले लिया साइन 30। अब ये 60 किसके कांटेक्ट में, तो सर y के साथ, तो y के साथ ले लिया cos 60 और x के साथ ले लिया साइन 60। मतलब जिस एक्सिस के साथ वो सेपरेटेड हो उधर साइन थीटा लगा देंगे, और जिसके साथ वो वाला एंगल कांटेक्ट में हो उधर कॉस थीटा लगा देंगे। आप याद रखिए, कभी कभी आपको मिसकंसेप्शन होगा, लोग ऐसा बता देते हैं कि x एक्सिस के साथ कोसाइन ले लेते हैं और y एक्सिस में साइन लेते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप कोसाइन उधर ही लेंगे जिधर कांटेक्ट में हो, और साइन उधर लेंगे जिधर सेपरेटेड हो। ध्यान दीजिए, वाइल टेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कॉस थीटा उस एक्सिस के साथ लिया जाता है जिसके साथ वो थीटा बना रहा हो, और साइन थीटा उस एक्सिस के साथ लिया जाएगा जिसके साथ उसका कंप्लीमेंट बन रहा हो। याद रखिएगा, ओके। आपको एक्स और वाई के साथ कंफ्यूज नहीं होना,
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स में एडिशन पार्ट पे आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एडिशन ऑफ द वेक्टर्स पे डिस्कशन करते हैं। चलिए, एडिशन को हम लोग पढ़ते क्यों हैं? सर बचपन में तो एडिशन पढ़ा था सर, 5 + 3 8 होता है, 5 + 5 10 होता है। तो हाँ, जनरल अलजेब्रा तो यही कहता है कि 5 + 5 = 10, 5 kg + 5 kg = 10 kg। मान लिया आपके हाथ पे लोड रखा मैंने कि 5 kg पकड़, फिर तेरे ऊपर और रख दिया मैंने कि ले 5 kg और ले, तो तुम कहोगे अरे हमको टोटल कितना दे दिया आपने? तो आपने जवाब दिया सर 10 kg। कितना दे दिया? 10 kg। ओहो, लेकिन अगर सोचो मैं कहूँ कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा और फिर 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो क्या 10 न्यूटन होगा? नहीं, नहीं हो सकता। ऐसा कैसे सर? देखो ध्यान से, अगर 5 न्यूटन इधर से लग जाए और 5 न्यूटन इधर से, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा? सर ये तो जीरो। याद है ना, क्लास 8 में पढ़ा था हमने बैलेंस्ड फोर्सेज, याद है? हाँ सर। मान लिए 5 न्यूटन इधर से लगा, 5 न्यूटन इधर से लगा, तब टोटल कितना होगा? तो सर 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। अच्छा, और मान लिया 5 न्यूटन इधर से लगा दिया आपने और 5 न्यूटन इधर से लगा दिया, तब टोटल कितना होगा? 10 न्यूटन। नहीं भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि देखिए ध्यान से, जनरल अलजेब्रा क्या कहता है कि 5 + 5 = 10, 5 kg + 5 kg = 10 kg। यहाँ तक हमारी कहानी सही थी, है ना, क्योंकि ये कैसे क्वांटिटी थे? स्केलर्स थे, है ना। लेकिन जैसे ही हमने अपना कदम वेक्टर्स में रखा तो कहानी पलट गई। 5 + 5 10 नहीं हो रहा है। क्यों? ये गलत क्यों हो सकता है? और अगर ये गलत है मतलब हमने इसमें जनरल अलजेब्रा नहीं अप्लाई किया, क्योंकि जनरल अलजेब्रा तो यही बोल रहा है कि 5 + 5 = 10। तो इसमें कौन सा अलजेब्रा लगाएंगे हम लोग? इसमें हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रा यूज़ करेंगे बच्चों, और जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। जी हाँ, जिसका नाम क्या होगा? वेक्टर अलजेब्रा। मतलब हम लोग इस वेक्टर्स का ऑपरेशन वेक्टर अलजेब्रा का यूज़ करते हुए करेंगे, है ना। तो मैंने लिख दिया कि वेक्टर्स आर ऑपरेटेड यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा, है ना। वेक्टर को हम लोग ऑपरेट करते हैं, मतलब ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है ना, ये सब कुछ हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का यूज़ करते हुए ही करेंगे, है ना। तो वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग एडिशन पढ़ रहे हैं, तो उस एडिशन के लिए हम लोग 3 रूल्स सीखेंगे, है ना, 3 लॉ जानेंगे। कौन कौन सा लॉ? पहला लॉ दिख रहा होगा आपको, ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा पॉलीगॉन लॉ। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम लोग इसको जनरल अलजेब्रा से ऐड या सम अप नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक स्पेशल लॉ डिड्यूस किया जो वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। पहला ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा पॉलीगॉन लॉ, है ना। चलिए अब हम लोग सबसे पहले आते हैं किस लॉ पे? ट्रायंगल लॉ की डिस्कशन करते हैं। तब तक आप नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आते हैं डिस्कस करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को। ट्रायंगल लॉ, है ना, क्या कहता है ये लॉ? सो देखिए, अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात की जाए तो अगर किसी भी दो वेक्टर्स को आपको ट्रायंगल लॉ से ऐड करना हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं धीरे धीरे भी बोल रहा हूँ, 2-3 बार रिपीट भी करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमको दो वेक्टर्स को ट्रायंगल लॉ से ऐड करना हो तो मुझे वेक्टर्स की प्लेसिंग ऐसे करनी होगी कि फर्स्ट वेक्टर का हेड, है ना, दिस इज द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन करे। फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन करे, तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकेंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वही उन दोनों का सम होगा। नहीं समझ में आया सर? मीन्स अगर दो वेक्टर्स इस तरीके से प्लेस्ड हों कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा हो, तो फर्स्ट के टेल और सेकेंड के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर उन दोनों के सम वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग प्यार से रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, ना प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। मीन्स लिख दिया मैंने कि इफ हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर का हेड coincides with the tail of second वेक्टर के टेल से coincide कर रहा हो, then तब द वेक्टर, वो वाला वेक्टर विच जॉइंस, जो ज्वाइन कर रहा है किसको? टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर को ज्वाइन करेगा, वही सम ऑफ द वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लिया, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे देखिए ये था
फर्स्ट वेक्टर, इसका हेड, ये था सेकंड वेक्टर, इसका टेल, तो ये हो गया वेक्टर जो फर्स्ट के टेल और सेकंड के हेड को ज्वाइन कर रहा है, ये हो गया सम ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर को लेते हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट वेक्टर इसका हेड, ये सेकंड वेक्टर इसका टेल, फर्स्ट के हेड ने सेकंड के टेल को ज्वाइन करा, तो वो वेक्टर जो फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को जोड़ रहा हो, सम ऑफ द वेक्टर्स हो गया। इसमें देखते हैं, मान लीजिए ये हो गया फर्स्ट वेक्टर इसका हेड, ये हो गया सेकंड वेक्टर इसका टेल, तो फिर वो वेक्टर जो फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को ज्वाइन कर रहा हो, सम ऑफ द वेक्टर्स। दिस इज व्हाट ट्रायंगल लॉ डील्स, है ना, यही तो बताता है ट्रायंगल लॉ। अब सवाल ये आता है कि इसमें सर एक अच्छा सा चीज़ हमको नज़र आ रहा है ना, आपको अगर दिख रहा हो तो आप भी सोचिए क्या दिख रहा है हमको। इन सारे चीज़ में एक बात मुझे कॉमन दिख रही है ना, क्या दिख रहा है कॉमन सर, कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल लें तो उसके पास 3 साइड्स, ट्रायंगल लॉ है तो ट्रायंगल तो लेना पड़ेगा, है ना, तो ट्रायंगल ही तो दिख रहा है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्रायंगल लॉ ना। तो उसके पास 3 साइड्स, और आपको दिख रहा होगा कि 3 साइड्स में 2 सीधा वाला ओरिएंटेशन, देखिए ध्यान से, 2 सीधा वाला ओरिएंटेशन अगर वेक्टर है तो एक उल्टा ओरिएंटेशन में उसका सम होता है। देखिए ध्यान से, सीधा ओरिएंटेशन यूं गए, अब इधर जाना चाहिए था मुझे, लेकिन ये उल्टा, इसका सम यहाँ देखिए, यूं गया लेकिन इधर जाना चाहिए था, तो ये उल्टा वाला इसका सम। इसमें देखो, यूं इधर गए लेकिन ये अब इधर आना चाहिए था मुझे, लेकिन ये उल्टा वाला ओरिएंटेशन इसका सम। मतलब अगर मैं कहूँ कि एक सर ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने, इसमें बताइए कि ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का ओरिएंटेशन किधर होगा, तो सर ये इधर जा रहा है, अब इधर जा रहा है, तब इधर जाने के बजाय मुझे इधर जाना होगा, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, है ना। अब मैं कहूँ कि सर ये रिजल्टेंट वेक्टर है, बताओ ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो बताइए इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये उल्टा ओरिएंटेशन है, तो उल्टा ओरिएंटेशन के हिसाब से अब आप बताइए क्या होना चाहिए, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, मतलब ये सीधा और ये रहा उल्टा वाला रिजल्टेंट। सिंपल, मतलब आप ट्रायंगल लॉ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर उसका 2 साइड्स सीधा ओरिएंटेशन में हो तो तीसरा साइड अपोजिट ओरिएंटेशन में उसका रिजल्टेंट बताएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये देखते हैं, एक बड़ा अच्छा सा चीज लिखा मैंने, देखिए ध्यान से, कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी एडिशन ही तो है। अब घूम गया होगा दिमाग, ये क्या सर, मान ली बचपन में सब्ट्रैक्शन पढ़ा था हमने कि 5 + 3 अगर 8 है और सब्ट्रैक्शन में 5 - 3 2 हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्शन एडिशन ही है तो आंसर डिफरेंट होना चाहिए, होता कैसे था उस टाइम, है ना। अरे बच्चों वो जनरल अलजेब्रा था, ये क्या है, वेक्टर अलजेब्रा, इसकी कहानी कुछ अलग है। तो आपने सवाल पूछा कि सर कैसे, तो देखते हैं कि हम लोग वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हाँ सर, प्लस माइनस माइनस तो होता है वो, अच्छा, तो इसको कह सकते हैं कि नहीं कि इट इज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड ए नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ओहो, इसीलिए आपने नेगेटिव वेक्टर बताया था सर, हाँ इसीलिए बताया था मैंने। तो देखिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को आप वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हैं, विच इज इनफैक्ट व्हाट, इट इज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड